नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे कर्नाटक के सियासी रण की, जिसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में आज एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। इस दौरान हुमनाबाद की रैली में पीएम मोदी ने ऐसा दाव चला जिससे कांग्रेस चुनाव में चारों खाने चित हो सकती है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा, उधर पीएम ने उसे भुनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक मुझे 91 गाली दी हैं। ये कांग्रेस वाले मुझे जितनी गालियां देंगे कमल उतना ही खिलेगा। मुझे गालियां देने वालों को कर्नाटक की जनता अपने वोट से मिट्टी में मिला देगी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने इस बयान पर सफाई पेश कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी चुनाव में इसे फायदे का सौदा समझ रहे हैं। और सच ये भी है कि जब जब कांग्रेस ने पीएम मोदी को गाली दी है तब तब कमल खिलखिलाकर खिला है। हाल ही में हुआ गुजरात चुनाव भी इसका बड़ा उदाहरण है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम को गाली देकर कांग्रेस ने भारी गलती कर दी है? क्या कांग्रेस की यह गाली बीजेपी के लिए ताली में तब्दील होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पीएम मोदी कर्नाटक में योगी फॉर्मूला चढ़ाकर बीजेपी की राह आसान कर चुके हैं? चर्चा आज इसी को लेकर करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए। कर्नाटक का गढ़ जीतने के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गजों ने मोर्चा संभाला है। दक्षिण के दंगल में अब पीएम मोदी की भी एंट्री हो गई है। शनिवार से पीएम का तूफानी प्रचार शुरू हो गया। शनिवार को पीएम ने 3 बड़ी सभाएं की और बेंगलुरु में मेगा रोड शो किया। वहीं धारबाद में जेपी नड्डा और मडिकेरी में गृह मंत्री अमित शाह ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में हैं। धारवाड़ में कांग्रेस महासचिव ने भी रोड शो किया और सभाएं की। पीएम मोदी ने बीदर के हुमनाबाद के चुनावी मंच से सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुझे फिर से गालियां देने का काम शुरू कर दिया। अब तक मुझे 91 बार अलग अलग गालियां दी गई। कांग्रेस गालियां देती है, लेकिन मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा। जनता के समर्थन से गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने रोजगार की गारंटी का दांव खेला। बहरहाल वादों और दावों के एक अलाप के इतर देखने वाली बात है कि कर्नाटक में जनता किसे अपना रहनुमा चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर यहां रिवर्स गियर सरकार आएगी तो क्या होगा मालूम है? मालूम है? मैं बता दूं क्या होगा। फिर से एक बार पीएफआई की कैडर का हौसला बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी गौ हत्या पर प्रतिबंध का कानून लाई है। धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध का कानून लाई है। अगर ये रिवर्स गियर सरकार आई तो वो दोनों कानूनों को समाप्त कर देगी। पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया को यह शेल्टर देने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले भी कहा था कि एंटी नेशनल उनकी एक्टिविटीज हैं। हम लोग आएंगे तो उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, और आपने देखा कि आते ही हम लोगों ने पीएफआई के ऊपर मेरे बहनों भाइयों प्रतिबंध लगा दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में कोई अंतर नहीं है। जो हम कहते हैं वह करते हैं। हमने कहा था 84 में, जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बनेगी अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा, और आप देखेंगे कि अब अगले जनवरी में जाकर आप भव्य राम के मंदिर का दर्शन अयोध्या में कर। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आपको गारंटी दे रही है कि जो खाली पद है सरकार में उससे भरा जाएगा। मेरी बहन ने
तो कांग्रेस नेताओं की ओर से पीएम मोदी को दी जा रही गालियों को अब ताली में बदलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज चर्चा इसी को लेकर हम करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अनुज अत्रे जी जुड़ गए। इसके अलावा जेडीएस की ओर से हमारे साथ इमरान पाशा जी जुड़ गए और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर राहुल तालान जी हमारे साथ हैं। तो कर्नाटक में मोदी जी ने चला है योगी फॉर्मूला। अब इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि क्या इससे मोदी ने बीजेपी की राह कर्नाटक में आसान कर दी है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे। कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ बीजेपी की ओर से, इसके साथ ही अनुज अत्रे जी कांग्रेस की तरफ से, इमरान पाशा जी जेडीएस की तरफ से और राहुल तालान जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अनुज अत्रे साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ नहीं पा रही है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर व्यक्तिगत टिप्पणी कांग्रेस पार्टी करेगी, कांग्रेस पार्टी के नेता करेंगे, तो पीएम मोदी बीजेपी इसको भुनाने में बहुत ज्यादा माहिर हैं। और देखिए, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे उनको जहरीला सांप कहते हैं और अब पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर आप मेरे खिलाफ इस तरीके से मुझे गालियां देंगे तो जनता अपने वोट से आपको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। क्यों आप मौका दे रहे हैं उनको बोलने का, भुनाने का ऐसे मुद्दों को? नहीं, देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला जी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर दल है और इनके लोग बहुत शातिर हैं हर चीज को बनाने में। जिस तरह से खड़गे जी की बात को बार बार एक उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जबकि सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बहुत ही सीजन्ड लीडर हैं जिनका 50 साल का पॉलिटिकल कैरियर रहा है और हर छोटे से छोटे पद से लेकर के और देश के शीर्ष पद पर वो रह चुके हैं, बड़े पदों पर रह चुके हैं। कभी भी उन्होंने भाषा की अपने संयम नहीं खोया है और पहली बार उनसे ऐसा हुआ है कि स्लिप ऑफ टंग होने की वजह से उनसे पहली बार, अत्रे साहब, पहली बार तो नहीं हुआ है भाई। रावण भी तो उन्होंने कहा था ना पीएम मोदी को, याद होगा आपका गुजरात चुनाव में, और हार मिली थी आपको। तो पहली बार तो नहीं कहा। अगर आप ये कहेंगे कि स्लिप ऑफ टंग है तो इसको तो कोई नहीं मानेगा, मतलब जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसका फायदा होगा लेकिन उल्टा पड़ जाता है, वो बात अलग है। रावण के चरित्र को लेकर के अलग अलग लोगों का परिदृश्य है, तो रावण के ऊपर हम नहीं जाते, लेकिन जिस तरह से अभी उन्होंने बोला और उस पर उन्होंने खुद ही खंडन किया और अपना खेद व्यक्त किया कि मेरा मंशा मोदी जी के लिए नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर के मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, वो बोला गया और उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया। तो मुझे लगता है बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शैली है, जैसे उनको डूबते को तिनके का सहारा मिल गया और चुनाव में जो वो डूब रहे थे उनको लगा कि अब इसके तिनके के सहारे ही चुनाव लड़ लिया जाए, तो ये उनकी इच्छा है, लेकिन जनता देखती है, सब जानती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जनता ये भी देख रही है ना अत्रे साहब, जनता ये भी देख रही है कि बार बार आप मौका दे रहे हैं, मौका आप ही लोग दे रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि कहीं से और कहीं और से तो नहीं आया ना, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये मौका दिया है उनको। मौका दिया और मौका उसको खत्म भी कर देना चाहिए था जब उन्होंने खत्म किया। लेकिन उसके बाद इनके जो विधायक हैं कर्नाटक से, पाटिल साहब, उन्होंने सोनिया गांधी जी के लिए कितनी असभ्य टिप्पणी करी है, विष कन्या बोल दिया, पाकिस्तान और चाइना का उनको एजेंट बोल दिया गया, जिसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, कोई माफी नहीं आई है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब उनकी बात से सहमत है कि जो इस देश की एक सांसद, वरिष्ठ सांसद है, जो एक महिला होने के नाते जिन्होंने अपना पूरा घर परिवार, अपना देश त्याग करके इस देश को अपनाया, इस संस्कृति को अपनाया, जिसने अपने हाथों में अपनी देश की प्रधानमंत्री सास को अपने हाथों में 32 गोलियों से चलने होने के अपने हाथों में उनका अंतिम दम तोड़ते हुए देखा, जिसने अपने पति के टुकड़े टुकड़े होकर के शरीर के शव के शत होते हुए देखा, बावजूद उसके देश की सेवा करने के लिए उन्होंने कभी अपनी सीट नहीं दिखाई, जिसको पूरा देश चाहता था कि जिस समय वो 2014 में कांग्रेस सत्ता में आई कि प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के सारे सांसद चाहते थे, पूरे लीडरशिप चाहती थी, लेकिन उन्होंने त्याग किया, वे प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं थी। तो आज ऐसी महिला के लिए इस तरह से जब उनके लिए ये इतना अपमानजनक शब्द कर सकते हैं, तो सोचिए कि क्या मानसिकता है। ये बिल्कुल वही लोग हैं। ठीक है अत्रे साहब, मैं लौटता हूं आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कैप्टन आई सिंह जी, सवाल ये है कि भाई इधर से जहरीला सांप बोला जा रहा है, उधर से विषकन्या बोला जा रहा है, यानी कि एक दूसरे पर आक्षेप लगाया जा रहा है, व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, जो मूल मुद्दे हैं वहां पर, उन मुद्दों पर बातचीत नहीं की जा रही है। तो सवाल यह है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात की सफाई पेश कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि मैंने बीजेपी के लिए ऐसा कहा, मैंने पीएम मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, फिर भी इस तरीके से पीएम मोदी की ओर से इस मुद्दे को बढ़ाया जाना और ये कहना कि आप मुझे जितनी गालियां देंगे
कमल उतना ही खिलेगा और जनता अपने वोट से ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला देगी। तो क्या ये माना जाए कि आपको लगता है कि ये जो बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिस पर अपनी वो सफाई भी पेश कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए ये फायदे का सौदा साबित हो सकता है और पीएम मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं, इसीलिए जोर शोर से इस मुद्दे को उठाने की और भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित तौर पर अमित जी, भारतीय जनता पार्टी इनकी गालियों से बिल्कुल नहीं हमें डर लगता। हम तो बल्कि इनकी गालियों से और मजबूत होकर निकलते हैं। जिस तरह से इन्होंने बार बार हमारे प्रधानमंत्री, हमारे क्या देश के प्रधानमंत्री हैं, बार बार गालियां दी। कभी उनको मौत का सौदागर कहा, कभी उनको रावण कहा, कभी उनको जहरीला नाग कहा। तो ये इनका कल्चर है, ये कांग्रेस का यही कल्चर है। सबसे बड़ी कांग्रेस में प्रॉब्लम क्या है कि आज कांग्रेस को ये लग रहा है कि एक साधारण व्यक्ति वो भी एक पिछड़े वर्ग का वो प्रधानमंत्री कैसे बन गया? इसकी क्या औकात है प्रधानमंत्री बनने की? प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के राजकुमार ही बन सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बन सकता। सोच इनकी यहाँ पर ये है। इसी तरह से इन्होंने मोदी सरनेम को लेके गालियां दी थी और वो गालियों पे आज कोर्ट ने इनको जो है ना बाहर का रास्ता नहीं, लेकिन देखिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी अगर उधर से की जा रही है तो इधर से भी कई बार की गई है। आई सिंह जी, आप इस बात को जानते हैं, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा और भी बहुत सारी चीजें कही गई हैं, लेकिन क्या राजनीति में आप उचित मानते हैं इसको? चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की जाए या फिर किसी भी पार्टी की बड़ी नेता के खिलाफ ऐसी कोई टिप्पणी की जाए, आपको लगता है उचित है? नहीं अमित जी, मैं ऐसी टिप्पणी में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूं कि इस तरह की किसी भी, खास करके जो एक राष्ट्रीय नेता है, पार्टी का जो एक चेहरा होता है, उसके लिए इस तरह के शब्द नहीं होना चाहिए। मगर कांग्रेस का तो कल्चर है, आपने देखा होगा कांग्रेस बार बार यही करती है। मतलब वो ये चीज को आज दिन तक हजम नहीं कर पाए कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन कैसे गया, एक पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बन कैसे गया। जिस तरह से राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर गाली दी थी, तो मंशा जाहिर हो जाती है कि आज दिन तक इस बात को पचा नहीं पाए कि पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री क्यों बन गया। क्योंकि इस देश में तो मलकियत और इस देश का पूरा जो रजिस्ट्रेशन तो कांग्रेस के नाम है ना, गांधी परिवार के नाम है। इनके अलावा कोई यहाँ प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, कोई देश की कमान ले नहीं सकता। और फिर ये मल्लिका खड़गे की बात कर रहे, खड़गे जी इतने पुराने सीनियर नेता हैं और उनकी जवान फसल गई, और वो भी कहाँ फसली? उनके राज्य में, जहां वो अपनी ही भाषा में बोल रहे थे। ये नहीं कोई हिंदी में बोल रहे हो तो उनको भाषा ज्ञान ना रहा हो, वो अपनी भाषा में अपने इस प्रांत में बोल रहे थे। तो इसलिए ये कहना तो बिल्कुल नहीं, मैं कहूं एक हास्यास्पद बात होगी कि उनकी जवान फसल गई। जवान नहीं फिसली है, ये इनका कल्चर है कांग्रेसियों का। इसी तरह से आप देखो, इन्होंने कहा पाकिस्तान की बात, बिल्कुल सही बात है। इनके नेता मणिशंकर नैया और ये जितने भी हैं, क्या कांग्रेस में जाके नहीं कहते थे कि बीजेपी को हटाओ, मुझे लाओ? इन्हीं के नेताओं ने कहा है। हम तो कभी नहीं गए, आप दिन तक पाकिस्तान में गए हो तो बता दो, किसी हमारे नेता ने पाकिस्तान में जाके ये कहा हो कि कांग्रेस को हटाओ, मुझे लाओ? अरे हम अपनी दम पे यहाँ चुनाव लड़ेंगे, हमें जनता लाएगी ना। पाकिस्तान की क्या औकात है मुझे जो लेके आएगी? हमें जनता लाएगी। क्यों? जनता के ऊपर मुझे विश्वास है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे, हम जनता के विकास कर रहे। आज 9 साल के कार्यकाल में अमित जी हमने वो करके दिखा दिया है, इससे कांग्रेस बुरी तरह डरी हुई है, घबराई हुई है। इन्हें मालूम है कि 70 साल में ये कुछ नहीं कर पाए, और हमने 9 साल में वो करके दिखा दिया। आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे चल रहे हैं, आज देश की रोडें हमने कितनी अच्छी बना दी, आज हमने देश में लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा दे दिया, आज सेना को हमने सशक्त बना दिया, आज हमने रेलवे को कितना अच्छा बनाया है, आज वंदे भारत हम। लेकिन जितने ये मुद्दे आप गिना रहे हैं सर, क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में ये काम कर पाएंगे? क्योंकि ये तो राष्ट्रीय मुद्दे है ना, ये नेशनल इश्यूज है जितने भी आप गिना रहे हैं, तो आपको लगता है कि कर्नाटक में इनका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो प्रांतों पे भी लागू होते हैं। अगर राष्ट्र की कोई नीति है तो वो प्रांत में भी लागू होती है, उसका फायदा प्रांतों को भी मिलता है। जैसे आयुष्मान भारत है, प्रांतों को मिल रही है। 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को जो अभी तक हम अनाज दे रहे हैं, वो भी प्रांतों को लागू होता है। इसी तरह से शौचालय जिस तरह से हमने दिए, आज पूरे हर प्रांतों पे लागू होता है। गरीबों को जो हम मकान दे रहे हैं वो हर प्रांतों पे लागू होता है। तो कांग्रेस भी कर सकती थी, मगर इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी करने की, और ना ही कभी इन्होंने सोचा इस देश को कुछ करने के लिए। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। इमरान जी,
इमरान जी, जिस तरीके से देश की दो राष्ट्रीय पार्टियां आपस में झगड़ रही हैं और जो लोकल मुद्दे हैं कर्नाटक के वो पूरी तरह से गौड़ हो चुके हैं, एक दूसरे पर आक्षेप लगाया जा रहा है, व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, आपको लगता है कि जानबूझकर चुनाव को भटकाया जा रहा है और जेडीएस इसमें अपनी भूमिका कहां पाती है? आपको लगता है कि जिस तरीके से ये दोनों पार्टियां व्यक्तिगत टिप्पणियां एक दूसरे पर कर रही हैं, आक्षेप लगाया जा रहा है, पीएम मोदी किस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि मेरे पास एक लिस्ट आई है और उस लिस्ट के जरिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि 91 गालियां कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं मुझे अब तक दे चुके हैं, लेकिन ये जितनी गालियां देंगे कमल उतना ही खिलेगा और ये जो जितनी गालियां दे रहे हैं जनता अपने वोट के दम पर इनको मिट्टी में मिला देगी। इमरान जी, आवाज आ रही है आपको? इमरान जी आपने म्यूट कर रखा है। हाँ, अनम्यूट करिए उसको। हाँ, बोलिए, अब आ गई आवाज। बोलिए। हाँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अमित जी, जो मेरे दिल की बात थी आपने इस चैनल में अपनी तरफ से वो बात रख दी। जी बिल्कुल वही हो रहा है अमित जी। देखिए, ये जो बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये अब गाली गलौज की राजनीति करना चाहती है, गुंडागर्दी की राजनीति करना चाहती है, मगर ये नहीं चाहती कि जो कर्नाटका के 6.5 करोड़ लोग जो हैं वो किस पीड़ा में है, इस राज्य को किस चीज की जरूरत है, इस राज्य में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है। अगर मुझे ये सुनने में बहुत अच्छा लगता कि ये गाली गलौज की राजनीति छोड़कर, गुंडागर्दी की राजनीति छोड़कर अगर ये प्रचार करते कि आने वाले दिनों में ये क्या करेंगे, इन्होंने पिछले दिनों में क्या किया है, लेकिन जब से कर्नाटका में इलेक्शन का अनाउंस हुआ है डेट, तब से लेकर अब तक के आप सारे न्यूज देखिए, बस यही चल रहा है, गुंडागर्दी की राजनीति चल रही है। इनका एक बीजेपी का एक एमएलए भी बोलता है कि अगर कोई दूसरी पार्टी का आदमी यहां पर आ रहा है तो उसे मारकर बाहर निकालो। क्या ऐसा प्रजाप्रभुत्व में ऐसा चलता है? क्या डेमोक्रेसी में ऐसा चलता है? क्या डेमोक्रेसी एक ये है मंदिर है जहां पर नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं इमरान जी, क्योंकि आप कर्नाटक की राजनीति करते हैं, वहां की राजनीति को आप बखूबी समझते भी हैं और जेडीएस एक ऐसी पार्टी है, वहां की रीजनल पार्टी है और कर्नाटक के लिहाज से एक बड़ी पार्टी आपको कहा जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये जो मुद्दे हैं ये वाकई में काम कर पाएंगे या लोकल जो इश्यूज हैं उसी पर वहां की जनता वोट करेगी? नहीं, मेरे राज्य की जनता बहुत जागरूक जनता है और वो जानती है कि यहाँ पर जो भी हुकूमत आएगी, जो भी सरकार अधिकार में आएगी, वो अपने अच्छे कामों के बलबूते पर आएगी और उस जनता को पता है कि कौन सी पार्टी हुकूमत में आने के बाद, सरकार बनाने के बाद वो कर्नाटका के लिए काम कर सकती है। ये जितनी भी आपस की जो लड़ाई है, जो पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, जेडीएस आ रही है क्या? की जनता ये देख इमरान जी, जेडीएस आ रही है? बेशक आ रही है। किसके सहारे? कांग्रेस के सहारे या बीजेपी के? किसके सहारे आएगी? इमरान जी किसके सहारे आएगी? इमरान जी वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के सहारे या बीजेपी के सहारे? जेडीएस के सहारे आएगी यहाँ पर। जेडीएस, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। कर्नाटका में आने वाले दिनों में जेडीएस पार्टी पूर्ण बहुमत से हुकूमत बनाएगी, क्योंकि लोग पहले से ही बहुत परेशान थे इनके बर्ताव से। ठीक है, कांग्रेस के। ठीक है इमरान जी, मैं लौटूंगा आपके पास। तो आज हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं, जिस तरीके से कर्नाटक में योगी फॉर्मूला चलाया है पीएम मोदी ने, तो क्या ये उम्मीद करें या भारतीय जनता पार्टी इस बात की उम्मीद कर रही है कि इस फॉर्मूले से बीजेपी की राह कर्नाटक में और ज्यादा आसान हो गई है? राहुल तारान जी, अब मैं बिना समय गवाए आपके पास आना चाहता हूं और मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए, ये बात सच है कि जब कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी को इस तरीके से गालियां दी हैं या उनका अपमान किया है, तब कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। गुजरात में भी हमने ऐसा ही देखा था। ये ताज़ा उदाहरण है हमारे पास, सबसे पहला उदाहरण अगर देखा जाए तो हाल ही का उदाहरण तो गुजरात है, लेकिन गुजरात की तुलना कर्नाटक से करना क्या उचित होगा? क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं, खुद पीएम मोदी इस बात को कह रहे हैं कि आप जितनी गालियां मुझे दोगे कमल उतना ही खिलेगा। तो आपको लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी पीएम मोदी के ऊपर कांग्रेस पार्टी का करना और जिस तरीके से बीजेपी इसको बुलाने की कोशिश कर रही है, उसका असर दिखेगा चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पे जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पे निजी टिप्पणी की है, उससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है और कांग्रेस इसको कैलकुलेट भी करती है, कांग्रेस के लीडर्स जानते हैं, लेकिन वो पता नहीं, या तो वो ये सोच रहे हैं कि पीएम की छवि को खराब करके और खत्म करके
दोबारा से खड़ा किया जाएगा कांग्रेस को। ये पता नहीं इनकी एक अलग स्ट्रेटेजी है, पता नहीं इनके थिंक टैंक क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि क्या करने वाले हैं ये आगे आने वाले टाइम में। लेकिन ये निश्चित तौर पे साफ है कि जहां जहां इन्होंने टिप्पणी की है, देखिए मौत के सौदागर से टिप्पणी आप शुरू करिएगा सोनिया गांधी जी की। गुजरात में जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, वहां उन्होंने की मौत का सौदागर। उसके बाद जो प्रधानमंत्री का कद बढ़ा है वो फिर सबसे लोकप्रिय नेता बने, आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और अगर जब आप प्रधानमंत्री पे टिप्पणी करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे भारत की जनता में एक तरीके से क्षोभ पैदा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वो ये नहीं है कि उत्तर भारत में ही लोकप्रिय हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में भी लोकप्रिय हैं, वो दक्षिण भारत में भी लोकप्रिय हैं। तो कांग्रेस के थिंक टैंक को इन सारी चीजों पे सोचने की जरूरत है। और देखिए खड़गे जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। नहीं, तो राहुल जी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर ही खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है, आप ये कह रहे हैं क्या? देखिए मार नहीं रही है, लगातार मारती रही है। जब देखिए कोई भी इस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप देखिएगा जब चुनाव में जाती है, क्षेत्रीय पार्टी प्रधानमंत्री पे सीधा अटैक नहीं करती है। प्रधानमंत्री पे सिर्फ एक पार्टी अटैक कर रही है, और वो भी ऐसे शब्दों को लेकर अटैक करती है कि जिससे उनको खुद ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप दिल्ली इलेक्शन देखिए, केजरीवाल ने एक टिप्पणी प्रधानमंत्री पे नहीं की, वो बीजेपी करते रहे। उनको पता है कि मोदी जो है इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जब आप सबसे लोकप्रिय नेता पे टिप्पणी करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को यह बात समझ में नहीं आ रही है, और कांग्रेस के थिंक टैंकों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, देखिए गुजरात में कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति होने वाली नहीं थी, लेकिन जब रावण बोला गया तो उसके बाद हमने देखा कि कहां 16 पे सिमट गई कांग्रेस। आम आदमी पार्टी कितने सारे वोट लेके आई और राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो ये सारी चीजें हमें देखने की जरूरत है, और कांग्रेस को भी चिंतन मनन करने की जरूरत है कि किस चीज पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना है। देखिए शब्द बहुत अच्छे हैं बोलने के लिए आपके पास, लेकिन आप अगर जो जानबूझ के जब गलत शब्दों का चयन करते हैं तो आप अपनी एक तरीके से सोच लीजिए अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और उसका खामियाजा लगातार भुगतना पड़ता रहा है और आगे भी पड़ता रहेगा। जब तक कांग्रेस के थिंक टैंक ये नहीं समझ लेंगे कि प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं, और उनकी जब आप उनकी लोकप्रियता पे चोट करने की कोशिश करेंगे, आप चोट करने की कोशिश करिए, बोलिए उनको मुद्दों पे घेरिए, लेकिन आप मुद्दों पे घेर नहीं पा रहे हैं। तो आप कुछ भी, कभी आपके मनीषंका ये कुछ भी बोल देते हैं, कभी खड़गे जी कुछ बोल देते हैं, कभी सोनिया गांधी कुछ बोल देती है, कभी राहुल गांधी कुछ बोल देते हैं। हो क्या रहा है? अब जब आप तुलना करने की कोशिश करते हैं एक विधायक के बयान से, देखिए खड़गे जी का बयान और एक विधायक के बयान में अंतर है। खड़गे जी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब खड़गे जी इस बात को बोलते हैं तो पूरी पार्टी का एक तरीके से मंतव्य है, सोच है पार्टी की। लेकिन एक विधायक जब बोलता है सोनिया गांधी जी के लिए, तो इससे ये परिलक्षित नहीं होता है कि पूरी पार्टी सोनिया गांधी जी के बारे में ऐसा सोचती है बीजेपी। तो ये सारी चीजें जब तक हम डिफरेंस नहीं करेंगे, कांग्रेस डिफरेंस नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस के लिए उभरना मुश्किल हो जाएगा भारतीय राजनीति में। ठीक है राहुल तालान जी, बहुत अच्छे से आपने विस्तार से इसको मतलब बहुत अच्छा लगा आपका विश्लेषण, अच्छा किया आपने। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अत्रे साहब क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी की नैया को डुबाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता ही काफी हैं? आपको बुरा तो नहीं लग रहा मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं तो? क्योंकि आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि बीजेपी माहिर है, वो ऐसा करेगी। मोदी जी भी इसमें बहुत ज्यादा माहिर हैं, उसके बावजूद भी लगातार आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती है। तो क्या कांग्रेस पार्टी की नैया को डुबोने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता ही काफी हैं? देखिए कोई ना तो नैया डूबेगी, ना ही कोई नैया डुबाने जा रहा है। और जिस बयान को लेकर के बार बार तूल दिया जा रहा है, जिस बयान को लेकर के बार, मुझे नहीं लगता ये कौन सी दुनिया में ये लोग रह रहे हैं, या कोई शालीनता और सभ्यता नाम की चीज इन लोगों में रह गई है। कोई व्यक्ति, एक इतना सीनियर व्यक्ति अपने मुंह से कह रहा है भी ठीक है मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था। उसके बाद भी अब अगर तूल बनाया जाए तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये डूब रहे हैं, डूबते हुए तिनके का सहारा लेने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन होगा नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी उसमें इनके बहुत ज्यादा मदद करने का काम न करें जी, क्योंकि कर्नाटक में मदद तो आप ही उतनी कर देते हैं अत्रे साहब। हमें तो उतना समय नहीं है कि हम किसी की मदद कर पाए, लेकिन आप ही खुद मदद कर रहे हैं। देखिए आप ही देखिए ना, आप खुद तय करिए कि कौन मदद कर रहा है, हम मदद कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? मेरी बात पूरी होने दीजिए जी, बोलिए अत्रे साहब, बोलिए। हम तो कर्नाटक की जनता की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, और जनता की सेवा करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। आने वाले 5 सालों में आपको दिखेगा
ये लोग कितना भी तिल का ताड़ बनाने का कोशिश करें, राई का पहाड़ बनाने की कोशिश करें, कामयाब होने वाले नहीं। जिस तरह से खड़गे जी के बयान से और अपने जो विधायक पाटिल जी के बयान से ये कह रहे हैं तुलना नहीं हो सकती, क्यों नहीं तुलना हो सकती जी। और खड़गे जी ने तो अपनी बात को वापस ले लिया, लेकिन इनकी तरफ से कोई वापस नहीं है, क्योंकि इनका वो कहीं से पीछे से इशारा किया गया था, इनकी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको इशारा किया गया था। ऐसे कोई हिम्मत नहीं कर सकता बोलने की, तभी उसने बोला है, और ये सब लोग मौन समर्थन दे रहे हैं। और उस चीज को देख रही है कर्नाटक की जनता कि एक दलित व्यक्ति, एक दलित नेता जिसको ये भारतीय जनता पार्टी हजम नहीं कर रहे हैं कि एक आखिर कैसे इतने बड़े राष्ट्रीय दल का जो है वो अध्यक्ष बन गए। कर्नाटक से आते हैं, उनका होम स्टेट है, और ये उस व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से कमजोर करने का, उनको बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये देख नहीं रहे हैं। मोदी जी की चाय वाले से तुलना करते हैं, मोदी जी को तो चाय बेचते हुए किसी ने देखा नहीं, ना किसी ने उस चीज का कोई तथ्य है, केवल वो स्वयंभू होकर के बोल रहे हैं। लेकिन खड़गे जी एक गरीब पृष्ठभूमि से निकल के आए, गरीब माँ के पुत्र रहे हैं, और एक दलित परिवार से आते हैं, और दलितों के लिए बात करते हैं, और अगड़े पिछड़ों की सबके भलाई की बात करते हैं। तो इसमें कोई छुपाव नहीं है, ये सबके सामने है, ये एक अटल सत्य है, और उसको ये मिटा नहीं सकते। और जिस चीज को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, मोदी जी को तो बर्दाश्त किया है, मोदी जी को तो झेला है, देश की जनता ने 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया है, उनको चुनाव जितवाए हैं, लेकिन खड़गे जी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं किसी तरह से कि वो नहीं, अगर झेला शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जनता ने उनको वोट किया है, और जनता के वोट का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ। अगर आप ये कहेंगे कि 10 साल से जनता उनको झेल रही है, जनता के मैंडेट का सम्मान 9 साल से 2 बार उनको प्रधानमंत्री बनाया, वो केवल कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री, आते प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के होने के नाते उनका पूरा सम्मान करती है, हम लोग सब पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन जहां तक राजनीति की बात होती है, एक राजनेता की बात आती है, तो राजनीति को राजनीतिक से ही जवाब दिया जाएगा, जब पूरी खुल के भारतीय जनता पार्टी इनके नेतृत्व में राजनीति चल रही है। इस तरह से निजी टिप्पणी का काम कर रहे हैं, निजी हमले कर रहे हैं, और सभी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो और उनकी नीतियों की वजह से देश की जनता को, कर्नाटक की जनता को नुकसान हो रहा है। डबल इंजन की सरकार की वजह से कर्नाटक की जनता को नुकसान हुआ। ये 40% कमीशन वाली जो कर्नाटक की सरकार रही, ये बच्चे बच्चे के मुंह पर इस समय कर्नाटक में चल रहा है कि ये 40% कमीशन से लिए बिना कर्नाटक में कोई काम हुआ नहीं 5 सालों में। सबसे ज्यादा भ्रष्ट इनके नेता रहे हैं। 8-8 करोड़ रुपए एक अदना से विधायक के घर से कैश मिल जाता है, तो सोचिए कि किस हद तक। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ अत्रे साहब, जब इतने सारे मुद्दे आपके पास हैं बताने के लिए जनता को, बीजेपी को पटखनी देने के लिए, तो फिर आप ऐसी निजी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं आपके नेता? मैं वही सवाल तो आपसे कर रहा हूँ। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं निजी टिप्पणी कभी करता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। और ठीक है, बीजेपी और ठीक है अत्रे साहब, अब आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है आय सिंह जी, अत्रे साहब को आप सुन रहे थे। अत्रे साहब साफ तौर पर ये कह रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है वहां पर बताने के लिए कि आपने अपनी सरकार रहते हुए वहां पर क्या काम किए हैं, इसीलिए आप ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी तरीके से आप अपनी नैया को पार लगा पाएं, उसके लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, ये सीधा आरोप है। अमित जी, हमारे पास विकास कार्य हमने इतने किए हैं, जनता उससे संतुष्ट है, और वो जनता सब देख रही है। हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से देश को आज इतना आगे लेके गए, जो देश को आज इतना आगे बढ़ाया है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो आज हमारी एक छवि बनी है, वो बताने की जरूरत नहीं है। अब रही बात, इन्होंने कहा कि खड़गे जी दलित हैं और इसलिए जो है ना इस तरह से किया जा रहा है। अरे जनाब, खड़गे जी 5-6 बार के विधायक सांसद बन चुके हैं, और जब वो लोकसभा में जाते हैं तो 80,000 का गमछा पहन के जाते हैं। राहुल गांधी तो खैर 80,000 की बनियान पहनी थी, तो फिर खड़गे जी पीछे कैसे रह जाए। एक गले में गमछा डाल के गए थे जिसकी कीमत थी 80,000, और फिर भी आप कहोगे कि वो दलित हैं। तो उन दलितों का ये अपमान जरूर है जो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए रातों दिन संघर्ष करते हैं। उन दलितों का ये जरूर अपमान कर रहे हैं 80,000 के गमछा डाल के। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने अपना जो कैरियर गुजरात से शुरू किया और उसी टाइम से इन लोगों ने गालियां दी, मगर मोदी जी दिन पे दिन बढ़ते गए। मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है, पहली बार सांसद का चुनाव लड़े, और वो भी अपने प्रांत से, गुजरात से नहीं, उत्तर प्रदेश से आके लड़े और भारी बहुमत से जीते, और पहली बार का प्रधानमंत्री बने। आप ये देखिए, पहली बार का सांसद उन्होंने
ये रिकॉर्ड बना दिया हिंदुस्तान में, पहली बार का सांसद देश का प्रधानमंत्री बना हो। और फिर दूसरी बार भी देखिए कि आप सरकार को किस तरह से फिर पार्टी को जिता के लाए और फिर प्रधानमंत्री बने, और तीसरी बार वो फिर प्रधानमंत्री इससे भी बड़े बहुमत से बनने जा रहे हैं। इसीलिए तो कांग्रेस आज लगी है कि उनकी छवि खराब करी जाए, उनको गालियां दी जाए, मगर इन्हें मालूम नहीं कि आप जितनी गालियां दोगे हमें, वो गालियां हमें ये मानो कि हमारा तो कवच बन रही है। आप देते रहिए, आप जितनी दे सकते हो दीजिए हमारे प्रधानमंत्री को, हमारी पार्टी के नेताओं को, मगर हम आपकी गालियां हमारे लिए कवच है। हमारा एक ही काम है, हम देश का विश्वास जीत रहे हैं और देश में विकास कर रहे हैं, देश को उन्नति के रास्ते पे ले जा रहे हैं, देश में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे चला रहे हैं। तो ये हमारे चलते रहेंगे, जनता हमें बार बार सत्ता में लाती रहेगी। ठीक है इमरान जी, पीएम मोदी ने आज एक बड़ी बात कही और जेडीएस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि जेडीएस तो कांग्रेस के लिए काम कर रही है। जेडीएस को वोट देने का मतलब है कि आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। जी वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो हमेशा अपने मन की ही बात करते हैं, दूसरों की कहां बात करते हैं। शायद उनके मन में ये ख्याल आया होगा तो उन्होंने अपने मन की बात की है। लेकिन कर्नाटक की जनता जानती है कि जेडीएस कर्नाटका की पार्टी है और जेडीएस ना ही किसी की ये टीम है, ना बी टीम है, ना सी टीम है। जब इन लोगों को हुकूमत बनाना पड़ता है तो जेडीएस इनके दर पर नहीं जाती, इनके घर पर नहीं जाती। इन लोगों को हमारे कुमारस्वामी जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे नायक हैं, उनके घर पर आना पड़ता है कि भाई हमें अपना सहकार दे दो, हम सरकार बनाना चाहते हैं। इनके ऊपर भरोसा कर कर देख लिया है और इनके ऊपर भरोसा कर कर देखने का ये सिला भी मिला है कि किस तरह इन्होंने कर्नाटका में जो प्रॉब्लम्स थे और बढ़ाए, कुछ काम नहीं किया। इसीलिए इस बार जेडीएस पार्टी किसी के समर्थन में नहीं खड़ेगी। जेडीएस पार्टी अपना आत्मनिर्भर है और अपने बल पर यहां पर कर्नाटका में सरकार बनाएगी। और चुनाव के बाद अगर चुनाव के बाद ऐसी परिस्थितियां बनती है तो जी वो तो जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो डिसाइड करेंगे कि क्या पॉलिसी फॉर्म होगी, किस आधार पर हुकूमत बनाई जाएगी। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ इस बार मिशन 123 के प्लान से हम चल रहे हैं, जो कि कर्नाटका का मैजिक नंबर है 113 और हम 123 सीटों पर। आप किंग मेकर बनेंगे या किंग बनेंगे? आप किंग मेकर बनेंगे या किंग बनेंगे? कर्नाटक के किंग बनेंगे आप या किंग मेकर? जी देखिए, प्रजाप्रभुत्व में ना ही कोई किंग होता है ना ही कोई किंग मेकर होता है। हम यहाँ जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। राहुल तालान जी, ठीक है इमरान जी समय नहीं बचा। राहुल तालान जी जल्दी से 10 से 15 सेकंड में अपनी बात रखिए, आखिरी कमेंट आपका। समय नहीं बचा मेरे पास बिल्कुल भी। देखिए चुनाव बहुत रोचक होने जा रहा है, लेकिन जैसे जेडीएस बोल रही है कि वो एकदम 123 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जेडीएस का वो सब हम जानते हैं कितनी परफॉर्म करेगी। बेसिकली चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस बार बार सेल्फ गोल करती है इलेक्शन में और वो कर चुकी है। और बीजेपी के पास पूरी मशीनरी है कि इसको कैसे भुनाना है। बीजेपी के पास सारी चीजें हैं और वो सारे संसाधन। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से जब जब पीएम मोदी को इस तरीके से गाली दी गई है, इस तरीके से उनका अपमान किया गया है, तब ये गालियां ताली में तब्दील हुई हैं। गुजरात में हमने ये देखा था, लेकिन क्या कर्नाटक में भी ऐसा कोई करिश्मा हो पाएगा? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जल्द लौट रहे हैं।